हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के पहले पेपर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ड्यूरिंग कुषाण पीरियड, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कुषाण काल की कला, स्थापत्य कला एवं साहित्य के विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम कुषाणों की साहित्य, कला और स्थापत्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। कुषाण काल में साहित्य के विभिन्न विधाओं का विकास हुआ। इस समय भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई देशी विदेशी वंशों का शासन था। देशी वंशों जैसे सातवाहन ने प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया, तो विदेशी वंशों कुषाण और शक ने संस्कृत को प्रश्रय दिया। सातवाहन राज्य में प्राकृत भाषा का खूब विकास हुआ। सातवाहन राजा हाल ने गाथा सप्तशती लिखी, जो प्राकृत की एक उत्कृष्ट काव्य रचना है। इसी समय पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, जो अष्टाध्यायी पर एक टीका है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत संहिता लिखी। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा। वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की। मनुस्मृति भी इसी काल की रचना है। कनिष्क के राजसभा में बड़े बड़े विद्वान थे, जिसमें से एक अश्वघोष थे। वह संस्कृत के पहले नाटककार थे। इसके नाटक शरीपुत्र प्रकरण में के कुछ अंश मध्य एशिया से मिले हैं। अश्वघोष की अन्य रचनाएं बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद है। बुद्ध चरित्र एक महाकाव्य है, जिसमें बुद्ध के जीवन और चरित्र का अच्छा वर्णन मिलता है। सौंदरानंद बुद्ध के चचेरे भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर आधारित है। चरक ने चरक संहिता की रचना की, जो आयुर्वेद की एक प्राचीन पुस्तक है। चरक भी कनिष्क का दरबारी विद्वान था। महायान शाखा के उद्भव में अवदान की संख्या में वृद्धि हुई। ये जीवनी और शिक्षाओं का सर्वोच्च संकलन है। कुछ महत्वपूर्ण अवदान है महावस्तु और दिव्यादान। इस काल में संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ने लगा। न सिर्फ संस्कृत में किताबें लिखी गई, बल्कि अभिलेखों में संस्कृत का प्रयोग होने लगा। शक राजा रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत काव्य का पहला अभिलेखीय प्रमाण है। कुषाणों का सुयविहार अभिलेख भी संस्कृत में पाया जाता है। अब हम कुषाण काल में कला के विकास पर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। कुषाण काल अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस काल की सबसे मुखर अभिव्यक्ति मूर्ति कला में देखी जा सकती है। इस समय मूर्ति कला की 3 शैलियों का विकास हुआ: मथुरा शैली, गांधार शैली और अमरावती शैली। कुषाणों ने मथुरा शैली को संरक्षण दिया। उन्हीं के काल में भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में गांधार शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। अमरावती शैली दक्कन में इसी काल की मानी जाती है, परंतु इसका कुषाणों से कोई संबंध नहीं था। तो आइए हम एक एक कर इन दोनों शैली, मथुरा शैली और गांधार शैली को समझेंगे। मथुरा शैली: जैनियों ने मथुरा में एक मूर्तिकला शैली को
प्रश्रय दिया। इसमें महावीर और जैन तीर्थंकरों की मूर्ति का निर्माण किया गया। इसे मथुरा शैली कहा जाता है। बाद में इस पर बौद्ध प्रभाव पड़ा और बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण हुआ। कुषाण शासकों, विशेषकर कनिष्क ने इस शैली को संरक्षण दिया। यह पूर्णतः भारतीय शैली थी, जिसके निर्माण का ढंग, विषय वस्तु सब कुछ भारतीय था। मूर्तियों के निर्माण में लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसमें शारीरिक सौंदर्य के बजाय उसकी भावना पर अत्यधिक बल दिया गया है। अतः यह एक आध्यात्मिकता प्रधान शैली थी। मूर्तियों की विषय वस्तु बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण परंपरा थी। मथुरा शैली को सर्वाधिक प्रसिद्धि बुद्ध मूर्तियों के कारण ही मिली। कनिष्क द्वारा महायान शाखा को प्रश्रय देने के कारण यह स्वाभाविक थी, परंतु मथुरा शैली में महावीर, जैन तीर्थंकरों की और हिंदू देवी देवता, जिसमें स्कंद, कार्तिकेय, विष्णु और कृष्ण की भी सुंदर मूर्तियां मिलती हैं। जैन मूर्तियां पद्मासन मुद्राएं में मिली हैं। इस शैली में बुद्ध को चक्रवर्ती और योगी दोनों रूपों में दिखाया गया है। यहाँ बुद्ध के चेहरे और भाव भंगिमा में शालीनता, देवत्व और शांति दिखाई देती है। मथुरा से प्राप्त कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति भी मथुरा शैली में है। आगे चलकर मथुरा शैली पर ही गुप्त शैली या सारनाथ शैली का विकास हुआ। मथुरा शैली को जानने के बाद अब हम गांधार शैली को समझने का प्रयास करेंगे। गांधार शैली भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी में विकसित हुआ। इसे ग्रीको बौद्ध शैली या हेलेनिस्टिक शैली या और ग्रीको रोमन शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विषय वस्तु बौद्ध परंपरा और निर्माण का ढंग यूनानी था। इस शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। कुषाण का साम्राज्य मध्य एशिया और भारत दोनों जगहों में फैला हुआ था। फलतः दोनों क्षेत्रों से मूर्तिकारों को मिलने का अवसर मिला और एक नई शैली गांधार शैली के रूप में सामने आई। कुषाणों की अपनी कोई विकसित संस्कृति नहीं थी, इसलिए उन्होंने भारतीय और यूनानी संस्कृति का अपना लिया था और इस समन्वय संस्कृति को प्रतिपादित किया। गांधार शैली में मूर्तियों का निर्माण काले स्लेटी पत्थर, ब्लैक सिस्ट पत्थर, चूना और पकी मिट्टी से किया गया है। इस शैली में शारीरिक सौंदर्य दर्शाने पर विशेष बल दिया गया है, जैसे मांसपेशियां, लहराते बाल, मूंछ इत्यादि का चित्रण बुद्ध की मूर्तियों में है। अर्थात मूर्तियों का यथार्थ चित्रण किया गया है, परंतु इसमें भावनाओं का अभाव है। बुद्ध देवता की तरह नहीं, बल्कि मानव की तरह दिखते हैं। उसमें अलौकिकता और आदर्शवाद का अभाव है। चूंकि मूर्तियों का निर्माण यूनानी ढंग से किया गया है, इसलिए बुद्ध का चेहरा यूनानी देवता अपोलो जैसा और माँ एथेंस की देवी मैट्रन जैसी लगती है। इस शैली में निर्मित बुद्ध की कुछ मुद्राएं ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तन, अभय मुद्रा आदि में बनाई गई हैं। कला की एक तीसरी समकालीन शैली अमरावती शैली थी। इसकी विषय वस्तु भी बौद्ध परंपरा थी। इस शैली का केंद्र
अमरावती गुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, था। इस शैली में यद्यपि प्रेम, करुणा, समर्पण, त्याग का सफलतापूर्वक अंकन हुआ है, परंतु शारीरिक सौंदर्य और संवेदना ज़्यादा मुखर है। अमरावती स्तूप की नक्काशी भी इसी शैली में की गई है। अब हम कुषाणों की साहित्य और कला को देखने के बाद निष्कर्ष देखेंगे। तो हम कुषाणों के साहित्य को देखने के बाद यह निष्कर्ष देखते हैं कि यहाँ धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों प्रकार के साहित्यों की रचनाएं हुई थी। हालांकि प्राकृत का प्रयोग जारी रहा, परंतु संस्कृत अब सिर्फ धर्म नहीं बल्कि शासक वर्ग की भाषा बनती जा रही थी। यह प्रवृत्ति बाद के गुप्त काल में बनी रही और उस समय भी संस्कृत का खूब विकास हुआ। दूसरी ओर हम कुषाणों की वास्तुकला के अन्य रूपों में गुहा मंदिर, स्तूप इत्यादि भी देखते हैं। कार्ले की गुफा और अजंता की गुफाएं भी इसी काल की हैं, यद्यपि उनका कुषाण वंश से कोई संबंध नहीं है। कनिष्क ने पेशावर में एक विशाल स्तूप और मठ बनवाया था। इस स्तूप का निर्माण एक यूनानी इंजीनियर ने किया था। सुंगों ने भी सांची स्तूप की वेदिकाओं को इसी काल में बनवाया था। कुषाण काल में कला संस्कृति का अद्भुत विकास हुआ। मौर्य काल में कला के विकास का जो दौर शुरू हुआ था वह इस काल में भी जारी रहा। रोमन व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी एक बड़ा हिस्सा रहने के कारण साम्राज्य में एक असीम समृद्धि दिखाई देती है। कुषाणों का एक छत्र राज्य स्थापित होने से बाह्य आक्रमण भी समाप्त हो गए। समाज में शांति और स्थिरता आई। इन कारणों से कला के विकास को काफी प्रोत्साहन मिला। गुप्तकालीन सांस्कृतिक समृद्धि की पृष्ठभूमि का निर्माण कुषाणकालीन सांस्कृतिक प्रगति ने ही किया था। इस प्रकार से हमारा यह जो विषय था कि मौर्योत्तर कालीन कला एवं स्थापत्य, वह विषय को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कुषाणों की कला साहित्य में प्रगति पर एक निबंध लिखें। तो ये दोनों प्रश्न को एक साथ पूछा जा सकता है, तो आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इस विषय को यहाँ विराम देंगे। एक अगले नए विषय के साथ हम फिर से आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।